दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम का 6वां यूनिट सामान्य विज्ञान। दोस्तों इस खंड में हम परीक्षाओं की दृष्टि से संभावित और उपयोगी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषयनिष्ठ सामग्री जो सामान्य विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो सही उत्तर है थर्मामीटर से दोस्तों तापमान का मापन किया जाता है। और उसमें एक ऑप्शन होता है आपके पास ऊष्मा। तो दोस्तों ऊष्मा का मापन थर्मामीटर से नहीं बल्कि तापमान का मापन थर्मामीटर से किया जाता है। घनत्व की इकाई क्या है, तो घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन पैमाने पर मान कितना होता है, 317.15 केल्विन। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का केल्विन पैमाने पर मान 373.15 केल्विन होता है। दाब की यसाई मात्रक या दाब का यसाई मात्रक क्या है, तो ये होता है दोस्तों पास्कल। समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है, तो उत्तर है समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर उपकरण से मापी जाती है। और समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या होती है, नॉटिकल मील। तो देखिए समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर नामक उपकरण से मापी जाती है और नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई होती है। रैखिक गति, देखिए एक समान रैखिक गति में वेग जो है ये अपरिवर्तित रहता है और त्वरण शून्य होता है। जब कोई पिंड रैखिक गति में एक समान गति से चल रहा हो तो एक समान रैखिक गति में वेग अपरिवर्तित रहता है, और जब वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण की मात्रा भी शून्य होती है। असमान रैखिक गति में वेग एक समान नहीं रहता है, यानी वेग में परिवर्तन होता रहता है और इसलिए त्वरण अशून्य होता है, यानी त्वरण शून्य नहीं होता है। जब असमान रैखिक गति में कोई पिंड वेग कर रहा हो तो उसमें वेग एक समान नहीं रहता है, इसलिए वेग परिवर्तन होता रहता है, उसके कारण त्वरण भी होता है। और त्वरण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव जो कि त्वरण कहा जाता है और एक होता है मंदन। अगला है दोस्तों किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। यसाई प्रणाली दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम जो है दोस्तों यसाई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मूल। ये जो हैं यसाई प्रणाली में 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। त्वरण का मात्रक क्या है, तो देखिए त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऊष्मा का मात्रक जो है दोस्तों ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दोस्तों त्वरण का मात्रक देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को जो है त्वरण कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण का यसाई मात्रक क्या होता है, दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का यसाई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। आइए जानते हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में। वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा यानी मात्रा और दिशा दोनों होती है उनको सदिश राशियां कहते हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण और विस्थापन। वेग, बल, त्वरण और विस्थापन ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अदिश राशियां क्या हैं, तो वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती है उनको अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहे जाते हैं। दोस्तों इसमें द्रव्यमान, तापमान, समय आदि को रखा जाता है। देखते हैं यहाँ पर किसी सदिश का परिमाण जो है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो किसी सदिश का परिमाण जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता
और किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें मात्रा के साथ, परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा किस प्रकार की राशियां हैं? तो दोस्तों, शक्ति और ऊर्जा अदिश राशियों के उदाहरण हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v अंतिम जो है अंतिम स्थिति, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण और t समय होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वाहन की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है स्पीडोमीटर। और किसी वस्तु के भार पर ध्रुवों पर या किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर, मैदानों पर, इसमें क्या अंतर आता है? तो किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। तो देखिए, किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हीरा जो है दोस्तों, कैरेट में तौला जाता है। हीरा को तौलने की इकाई कैरेट होती है। और ये प्रश्न भी पूछा है कि हीरे का एक कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? तो दोस्तों, ये 200 मिलीग्राम या 200 mg के बराबर होता है हीरे का एक कैरेट। दोस्तों, ये कैरेट जो है सोने की शुद्धता के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला कैरेट है उससे अलग है। अगला है दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी खष्टक या सेक्सटेंट से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है और ताप की यसाई इकाई या ताप का यसाई मात्रक केल्विन होता है। देखिए दोस्तों, कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं, क्योंकि बर्फ और पैरों के मध्य घर्षण कंक्रीट और पैरों के मध्य घर्षण से कम होता है। यानी कंक्रीट वाली सड़क पर पैरों और सड़क के बीच का घर्षण अधिक होता है, बर्फ पर यह घर्षण कम होता है, इसलिए कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। दोस्तों, एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होती है। कोण की इकाई रेडियन होती है। और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? तो ये 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। पीको दोस्तों एक मात्रक है। देखते हैं, पीको एक यसाई उपसर्ग है। इकाइयों के आगे पीको लगाकर जो है इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 यानी 10 पे -12 जो होता है ये पीको, ये मीटर के बराबर होता है। इकाइयों के आगे इसका अर्थ 10 टू द पावर -12 होता है। उपसर्ग पीको जो है 10 टू द पावर -12 के बराबर होता है। कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होता है? m पे 0, l पे 0, t पे -1। m, l, t पे -1 दो होता है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है। m के s प्रणाली जो मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, m के s प्रणाली में त्वरण का मात्रक। ज्योति तीव्रता दोस्तों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? ये कैंडेला है। और ज्योति तीव्रता के लिए जो कैंडेला है ये 7 मोल मात्रकों में शामिल है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। और अगला तथ्य है कि दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होता है। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग जो है दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि दो असमान द्रव्यमान वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में संवेग अधिक होगा। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, गति का सूत्र है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें यस का मतलब वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी होती है। यहाँ पर देखिए, तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का लगता है। आप जानते हैं, बंदूक या तोप से फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम, जिसको कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, उसके अनुसार धक्का लगता है। मैनोमीटर क्या है? तो दोस्तों, मैनोमीटर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। और नैनोमीटर इसका उपयोग अत्यंत अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है।
आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है? तो ये है साइकिल प्रति सेकंड अथवा कंपन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज होता है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई। फैदम, फैदम क्या है दोस्तों? समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है। फैदम का मान, एक फैदम का मान 6 फीट के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एक जो है गाइगर मूलर काउंटर, ये गाइगर मूलर काउंटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग विकिरण मापने के लिए किया जाता है। विकिरण, वो विकिरण रेडियोधर्मी विकिरण मापने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। और समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक या परमाणुवीय घड़ी मापती है। और परमाणुवीय घड़ी दोस्तों जो होता है ये इसमें समयांतराल या समय का अंतर बहुत ही कम होता है और ये बहुत अधिक समय में ये अपने समय को भी परिवर्तित नहीं करती है। वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है, जिसको पवन कहा जाता है। और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईंटें जो होती हैं ताप की कुचालक होती हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा या विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान जो है सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण त्वरक होता है, जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है। और ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच ये आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दोस्तों, अगला जो तथ्य है आपके लिए विज्ञान का, वो है पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा विकिरण के रूप में मापा जाता है। और दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी किस प्रक्रिया के द्वारा? तो चालन यानी कंडक्शन के कारण गर्म होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड जो है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो दोस्तों, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 760 mmHg यानी 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां जो है तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। और देखिए, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो वो कभी कभी फट जाता है, क्योंकि नैदानिक थर्मामीटर जो है शीशे का बना होता है और ये तापमान के उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। और तरंग की आवृत्ति ये अपने तरंग दैर्घ्य के प्रतिलोम समानुपातिक होती है। सितार, दोस्तों सितार वाद्य यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्टिक्स दोस्तों भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। और स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ के तीखी होने का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण उच्च आवृत्ति है, बच्चों और स्त्रियों की आवाज़ के तीखी होने का कारण। दोस्तों, स्पष्ट ध्वनि कब सुनी जा सकती है? स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर है। हमारा कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं तो वो वापस लौट के पराध्वनि तब आती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर हो। अगला है, पानी के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहा जाता है दोस्तों। और ध्वनि को दूर तक भेजने वाला यंत्र मेगाफोन होता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र माइक्रोफोन होता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है। दोस्तों, तड़ित या जो आकाशीय बिजली होती है उसकी चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले ही देखने में आती है। इसका कारण ये है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक तीव्र होती है। किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, तरंग का आयाम बदल जाता है लेकिन तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयाम किसे कहते हैं? तो कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे उसका आयाम कहा जाता है।
और एक कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। किसी पिंड द्वारा कंपन करते हुए किसी पिंड द्वारा एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसको उसका आवर्तकाल कहा जाता है। दोस्तों, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं और 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड में मापी जाती है। अवतल दर्पण के प्रयोग देख लेते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने, गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में और दोस्तों सोलर कुकर में और आँख नाक कान के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा प्रयोग में अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ जो है, ये प्रकाश का रंग जो होता है इसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। दोस्तों, अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। इसी कारण जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा कम होती है। मोटर वाहनों में पश्य दृश्य या साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, मोटर वाहनों में साइड मिरर या पश्य दृश्य दर्पण के लिए उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक का बनता है और इसी कारण दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग जो है आँख नाक कान विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दो तार एक ही वस्तु और एक लंबाई के बने हैं, एक की त्रिज्या दूसरे की दोगुनी है, तो उनका प्रतिरोध जो होगा दोस्तों, उनके प्रतिरोध का अनुपात 1 और 4 का होगा। देखिए, एक की त्रिज्या दूसरे की दोगुनी है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:4 होगा। और दोस्तों, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होती है। यानी जब बिजली के चालक में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बढ़ेंगे तो विद्युत धारा की दिशा बी से ए की ओर होती है। अगला देखिए, एक चुंबकीय कंपास को उत्तरी ध्रुव पर ले जाया जाए तो यह किस दिशा में इंगित होगा, तो ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करेगा। दोस्तों, तांबे के एक छल्ले पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि छल्ले को एक शक्तिशाली चुंबक के नज़दीक लाया जाए तो तांबे के छल्ले पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अस्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का तात्पर्य क्या होता है, ये होता है, देखिए, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा होता है। यहाँ पर देखिए, एक अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तब उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ऊष्मा का उत्तम अवशोषक ऊष्मा का उत्तम उत्सर्जक भी होता है। तो देखिए, ऊष्मा का उत्तम अवशोषक ऊष्मा का उत्तम उत्सर्जक भी होता है। ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमें विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। दोस्तों, ऊष्मा के संचरण जो है उसकी 3 विधियां हैं या ऊष्मा का संचरण 3 विधियों के द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। यहाँ पर देखिए, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों, तो इसका कारण है क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और देखिए, विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं, किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला है दोस्तों, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें यांत्रिक ऊर्जा भंडारित हो जाती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2000 ग्राम पानी, 2000 ग्राम पानी मतलब 2 किलोग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है, तो ये 80,000 कैलोरी होती है। धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को
जो है भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और संवहन यानी कन्वेक्शन से ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव्य में ऊष्मा अंतरण और वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषकर ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा होता है। एक प्रश्न पूछता है दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपकपाने का कारण का प्रतिपादन किस नियम के द्वारा किया जाता है? तो ये है तापगतिकी या ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपकपाने का कारण प्रतिपादित किया जाता है। धातु से बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का रोधक है। और 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जब किसी इस्पात के राड को गर्म किया जाता है तो ये भारी हो जाएगा। देखिए, जब किसी इस्पात के राड को गर्म किया जाता है तो ये भारी हो जाता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का संयोजन होता है। और निम्न तापकारी इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग अंतरिक्ष शटल में किया जाता है। परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन ने। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के बारे में जानते हैं। किसे कहा जाता है? जब कोई भारी नाभिक टूटने पर 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो ये 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है परमाणु का नाभिक। चुंबकीय कंपास। दोस्तों, चुंबकीय कंपास या दिक्सूचक यंत्र हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्थान परिवर्तन के कारण इसकी सटीकता बदलती है और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एनरिको फर्मी। दोस्तों, एनरिको फर्मी नामक भौतिक वैज्ञानिक ने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा का पता लगाया था। रेडियोधर्मी तत्व। दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में हीलियम के नाभिक होते हैं। दोस्तों, रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। इसमें गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। बेरियम मील या बेरियम आहार क्या होता है? तो ये आहार नाल, पेट और छोटी आंत में अनियमितताओं की जांच करने की एक प्रविधि है जिसमें एक्सरे चित्रण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सौर ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है, इसलिए सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं और ये अर्धचालकों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता क्या है? तो जब इसे किसी शहर पर गिराया जाएगा तो इससे सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचेगी मगर भवनों और इमारतों को नहीं। अगला है, विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये द्रवित सोडियम के द्वारा। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दोस्तों, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल और क्षार अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन 2 ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। बायोगैस। बायोगैस का मुख्य कच्चा पदार्थ क्या है दोस्तों? तो जानवरों के गोबर यानी अपशिष्ट को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। और गोबर गैस या बायोगैस में कौन सी गैसें होती हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% और हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश गोबर गैस में होते हैं। यहाँ पर देखिए, ओजोन परत। ओजोन परत के अवक्षय में कौन कौन से पदार्थ उत्तरदायी हैं? इसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन परत के अवक्षय में महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। ओजोन का सर्वाधिक विनाश किसके कारण होता है? तो दोस्तों, ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुँचती हैं। पराबैंगनी किरणें उच्च ऊर्जा वाली हानिकारक किरणें होती हैं, जिनका कि ओजोन गैस द्वारा या ओजोन परत द्वारा अवशोषण होता है। अगला है दोस्तों, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन क्या है? तो पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसको फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है, जिससे कि ये जीवाणुरोधी हो जाता है और फटने से बचता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों, फिटकरी जो है रक्तस्राव को रोकने का काम करती है, क्योंकि इसका कारण अस्कंदन होता है। अस्कंदन ये जम जाती है, जो है एक परत बना लेती है अस्कंदित होकर, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। दोस्तों, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज जो है हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। दोस्तों, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस को क्या कहा जाता है? तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये अग्निशमन या अग्नि बुझाने में प्रयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये गैस जलने में सहायक नहीं होती है। अगला है दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, और जिनका गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है उनको वसा कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर को जीवाणुरोधी या जीवाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि मिट्टी का जो प्रकृति क्षारीय हो तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। तो क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। और किसी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसके ऑक्टेन संख्या से की जाती है, कि कोई ईंधन जो है जैसे डीजल, इसके गुणवत्ता की माप उसके ऑक्टेन संख्या से की जाती है। एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों, एलपीजी जो है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में मुख्यतः अवयव ब्यूटेन गैस होती है और आइसोब्यूटेन होता है। प्राकृतिक गैस जो हमारा तरल प्राकृतिक गैस नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, इसमें मुख्यतः मेथेन और एथेन गैसें होती हैं, जो अपेक्षाकृत हल्की गैसें होती हैं। रेयान, दोस्तों रेयान जो शिल्क होता है, इसको पहले कृत्रिम शिल्क कहा जाता था। पॉलीथीन एक पॉलीमर या बहुलक होता है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन जो है वो पेट्रोलियम से निकाला जाता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम जेली भी कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव भार या बायोमास होता है। दोस्तों, टेरिलीन जो है ये न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है, और वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। प्लास्टिक जो है दोस्तों, प्लास्टिक एक पॉलीमर या बहुलक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। पहला तत्व हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का, और दूसरा तत्व हीलियम है। दोस्तों, हीरा जो है ये इसका जो घनत्व होता है अधिक होता है, इसलिए ये पारे पर नहीं तैरता है। और नाइट्रोजन जो N2 होता है, इसमें त्रिआबंध होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समुद्री जल से जंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए नावों का निर्माण कैसे होता है? तो ये टाइटेनियम से होता है। समुद्री जल से जंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए नावों का निर्माण। टंगस्टन, दोस्तों टंगस्टन एक मिश्र धातु है, इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए, स्त्री या आयरन में गर्म होने वाला तत्व नाइक्रोम होता है, और ये एक नरम मिश्र धातु होता है, जिससे कि स्त्री या जो दोस्तों हीटर आदि बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सामान्य पेंसिल में एचबी का तात्पर्य क्या होता है?
तो Hb का मतलब हार्ड ब्लैक होता है। प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो ये था यूरिया। दोस्तों आयोडीन की टिंचर में क्या होता है? तो आयोडीन की टिंचर में देखिए पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अम्ल, अम्ल दोस्तों नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ANR देखिए एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। ABR आप कह सकते हैं ब्लू को रेड कर देता है, जबकि क्षार जो होता है बेस ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों उच्च तुंगता या उच्च अक्षांशों पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है। इसका कारण ये है कि वायुमंडलीय दाब उच्च अक्षांश या तुंगता के कारण घटता जाता है। अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 के साथ कोई जल का अणु नहीं लगा होता है, जबकि अन्य के साथ जल का अणु लगा होता है, इसलिए अमोनियम सल्फेट निर्जल क्रिस्टल होता है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। कार्बनाइजेशन प्रक्रिया से कोयले का निर्माण होता है। दोस्तों H2O वाष्प श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है और पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है। सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम नाम से जाना जाता है, ये प्रचुर मात्रा में क्रस्ट में होता है। कोयले के जलने से कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 46.6%। और यौगिक के अवयवों को भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। दोस्तों 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और ये प्रारंभिक या प्राथमिक इकाई कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग होते हैं, जैसे लवक, गाल्जी तंत्र, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम आदि अनुपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मिड जो होता है वो जीवाणु में उपस्थित DNA होता है। लवक या प्लास्टिड क्या होता है? तो दोस्तों लवक या प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जीव कोशिकाओं में नहीं। तो याद रखिए लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जीव या जानवरों की कोशिकाओं में नहीं। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। दोस्तों DNA अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फोट समूह होते हैं। DNA में G युग्मित है C के साथ। DNA की संरचना दोहरी कुंडलित होती है दोस्तों, तो जान लीजिए DNA की संरचना दोहरी कुंडलित होती है। DNA संरचना को सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। थैलीसीमिया क्या है? तो ये एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं प्रमुख आनुवांशिक रोग और उनके लक्षण। दोस्तों वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसके लक्षणों में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि कहीं कट फट जाए तो रोगी का रक्त इतना ज़्यादा स्रावित हो जाता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम ये दोस्तों बांझपन का कारण होता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नपुंसकता का कारण है। डाउन सिंड्रोम ये मंदबुद्धि, आंख टेढ़ी, जीभ मोटी, अनुपातित या बेडौल शारीरिक ढांचा, ये डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंश क्रमानुगता रखती हो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। लैमार्क का थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दोस्तों ये जो है लैमार्क का जो है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंधित होता है। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और डायनासोर दोस्तों सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्राइएजिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव रहे थे।
दोस्तों असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी गिब्बन है। और जीवाणु जो है नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोगों में टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग और कुष्ठ रोग हैं। तो देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग और कुष्ठ हैं। विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोगों में एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक और हेपेटाइटिस आदि हैं। और फफूंद के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग इसमें एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद इत्यादि आते हैं। दोस्तों एड्स का जो विषाणु होता है वो रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। और दंत क्षय या दांतों के क्षय का प्रमुख कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। वायरस दोस्तों सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। वायरस न तो सजीव होते हैं और न निर्जीव। जब इनको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों बैसिलस थूरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में जैव कीटनाशी के रूप में किया जाता है, जिसको बीटी कहा जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन की खोज 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और पेनिसिलिन का उपयोग कवक या फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। पीत ज्वर क्या है? तो दोस्तों पीत ज्वर वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। और पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सबसे पहले जोनास साल्क द्वारा किया गया था और इसका परीक्षण 1952 में किया गया था। दोस्तों मुख से लिए जाने वाला जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन होता है, इसका विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। प्लेग क्या है? तो प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। ये एक संक्रामक और खतरनाक रोग होता है। आइए देखते हैं, एक प्रश्न पूछता है माता पिता के समूह, रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। तो दोस्तों माता पिता का रक्त समूह यदि O और O है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह O होगा, असंभावित में A, B और AB होंगे। यदि माता का रक्त समूह O हो, पिता का A हो तो बच्चों में O और A ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिक होगी। B और AB की संभावना जो है बहुत कम होगी। ब्लड ग्रुप माता और पिता का O और B हो तो बच्चों में संभावित O और B ग्रुप होगा। A और B के होने की संभावना बहुत कम होगी। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O और AB हो तो बच्चों में A और B ग्रुप ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिक है। O और AB होने की संभावना नगण्य होती है। यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप A और A है तो बच्चों में A और O ब्लड ग्रुप संभावित हैं, जबकि B और AB असंभावित हैं। माता पिता का ब्लड ग्रुप A गुणे B हो यानी A और B हो तो बच्चों में O, A, B और AB ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिकतम होती है। और A और AB जो है माता पिता का ब्लड ग्रुप हो तो बच्चों में A, B और AB ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिकतम है। O ग्रुप होने की संभावना नहीं होती है। यदि माता और पिता का ब्लड ग्रुप दोनों का B हो तो बच्चों में B और O ब्लड ग्रुप होने की संभावना अधिक है और A और AB ब्लड ग्रुप नगण्य या असंभावित हैं। यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप B और AB हो तो बच्चों में AB और AB ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। O ब्लड ग्रुप असंभावित है। और यदि माता और पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप AB और AB हो तो बच्चों में A, B और AB ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। O ब्लड ग्रुप जो है ये नहीं हो सकता है। दोस्तों प्लेग जो हम लोग समझ रहे थे प्लेग के बारे में कि ये एक संक्रामक रोग है और चूहों में पिस्सू के कारण फैलता है। प्लेग में पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। और एड्स दोस्तों समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क रक्ताधान द्वारा फैलता है। एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो आसोर्बेंट एस्से जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है।
एजिथ्रोमाइसिन या ज़िडोवुडिन एक प्रकार का एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसको एचआईवी एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। एड्स संक्रमित यौन संबंधों के कारण संक्रमित रुधिराधान से और संक्रमित माता से शिशुओं में और स्तनपान से फैलता है। हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ रहने और खाना खाने से एड्स संचरण नहीं होता है। दोस्तों, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एचआईवी संक्रमण का परीक्षण है। एलिसा टेस्ट आप जानते हैं, लेकिन वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट जो है ये भी एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए एक टेस्ट है। दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। रोहिणी क्या है दोस्तों? रोहिणी, जिसको गलघोटू या डिप्थीरिया कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। रोहिणी गले की एक बीमारी होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है, जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है। पीलिया वायरस ये यकृत का रोग है, यानी ये लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। और पीलिया रोग में रुधिर में पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लैष्मिक झिल्ली और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। चिकन पॉक्स या दोस्तों जिसमें हम माता कहते हैं, चिकन पॉक्स जो है विषाणु के कारण होता है और डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग होता है। जीवाणु दोस्तों सड़े गले मृत अवशेषों का क्षय करते हैं और भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। दूध से दही बनाने, सिरका बनाने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं और दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। दोस्तों, चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है। यदि जूते की देखभाल न हो तो ये कवक की वृद्धि के कारण होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति क्या है? एल्गी या शैवाल है। और पोरीफेरा जीवाणु नहीं है, जबकि यह एक जीवों का संघ होता है। अगला है दोस्तों राइजोबियम क्लास्ट्रिडियम एजिटोबैक्टर पेंसिलिन में से पेंसिलिन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है, जबकि राइजोबियम क्लास्ट्रिडियम और एजिटोबैक्टर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है स्थिर मिट्टी में स्थिर करते हैं और ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। कवक या फंगी या फंजाई को पोषण मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है और ईस्ट या खमीर में जनन मुकुलन या बडिंग के माध्यम से होता है। विषाणु परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर पुनरुत्पादन कर लेता है और रिंडर पेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, रिंडर पेस्ट जो है एक प्रकार के विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है और यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरों पशुओं में होने वाला भयानक संक्रामक रोग है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है और बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के लिए आवश्यक होता है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है और मूत्र का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख जीवाणु जनित रोग और उनके वाहक जीवाणुओं के बारे में। टिटनेस क्लाडिस्ट्रियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कालेरी के द्वारा। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा और क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है और प्लेग दोस्तों पास्चुरेला पोस्टियम या एर्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है। यहाँ पर देखिए काली खांसी ये बार्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण, निमोनिया रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से और कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होता है। गोनेरिया ये नाइसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से और सिफिलिस ट्रेपेनोपेलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। दोस्तों, मूत्र का हल्का पीला रंग क्यों होता है? तो मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है, ये आप जान लीजिएगा। दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है, इसीलिए जो WHO ORS घोल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, जिससे कि आपके अंदर या व्यक्ति के शरीर के अंदर जो साल्ट या नमक की मात्रा है उसकी कमी न होने पाए। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल के द्वारा की जाती है।
दोस्तों, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहा जाता है। डर्मेटाइटिस एक प्रकार का चर्म रोग है और मानव में गुर्दे का रोग दोस्तों ये कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसको कि इटाई इटाई रोग कहा जाता है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है, जो कि मानव के गुर्दे का रोग है। धूम्रपान से लंग फिब्रोसिस नामक रोग होता है, जिससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। और स्वेदन या पसीना आना, इससे शरीर का तापमान विनियमित किया जाता है। आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की मात्रा श्वासोच्छ्वास कहलाती है। दोस्तों, विसरण प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान जो गैसें हैं वो रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। और शरीर में ताप का नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि है वो क्या है, वो है हाइपोथैलेमस। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अनैच्छिक मांसपेशियां सेरिबेलम द्वारा नियंत्रित होती हैं और श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। दोस्तों, औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है और मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों के द्वारा ढके होते हैं, जिनको कि प्लूरा कहा जाता है। 2 न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को। और शरीर में ऊर्जा जो है दोस्तों एटीपी के स्वरूप में संग्रहण होती है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। दोस्तों, जीभ के अगले छोर पर रहने वाली स्वाद कलिकाओं से मीठे स्वाद का पता चलता है। जोरिएट्रिक्स ये क्या है, तो जेरिएट्रिक्स वृद्धावस्था में व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। और निलय जो है हृदय और मस्तिष्क दोनों में उपस्थित होता है। बार बॉडी न्यूक्लियस स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेज के दौरान पाई जाती है। और दोस्तों, स्वेद ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं वो स्तनी वर्ग के प्राणियों में त्वचा में पाई जाती हैं। और स्वेद जो है स्वेदन या पसीना शरीर के तापमान को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन की पूर्ति शरीर में आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। और डायबिटीज या मधुमेह रोग दोस्तों शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, जिसको मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग कहा जाता है। मानव शरीर में 31 स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां होती हैं। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आंख के दृष्टिपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, देखिए कि आंखों में जो नेत्रदान किया जाता है उसमें आंखों के किस भाग का दान किया जाता है, ये आपके लिए एक प्रश्न था। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट परीक्षा के सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।